हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो पिछले वीडियो का जो छूटा हुआ भाग था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जो ये ब्रिटिश सत्ता का जो स्थापना का एमसीक्यू है उसको हम लोग इंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहले हम लोग को देखना है कि ये जो कथन दिया हुआ है उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। ठीक है, 1469 से डेट दिया हुआ है, 1469 से 1538। अब मुगल बादशाह कब आए थे? तो ऑब्वियस सी बात है, बाबर 1530 में वो भारत आ गए थे और मुगल वंश का स्थापना किए थे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लहना नाम था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया था। ठीक है, रामदास जो सिख के चौथे गुरु थे उसको 500 और उसी जमीन पे अमृतसर नामक एक तालाब की स्थापना किए थे। कौन? रामदास। ठीक है, तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखी। बिल्कुल सही बात है, स्वर्ण मंदिर। हरमिंदर साहब का मतलब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो बाद में। ठीक है, तो उसका नींव रखा था कौन? अर्जुन देव, पांचवें गुरु। और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत भी किया, बिल्कुल सही बात है। और शहजादा खुसरो को मदद भी किया था। ठीक है, कौन? और अंग मतलब ये अर्जुन देव। तो ये सब सही है, तो 1 2 3 4 चारों सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया? साधु वेश त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र अपनाना। देखिए, सिख धर्म में कुल मिला के 10 गुरु हुए। ठीक है, पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद देव, तीसरे गुरु जो थे वे थे अमरदास, और चौथे गुरु थे जो थे रामदास, और पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, तो हुआ ये कि गुरु नानक के बाद जो मतलब अगले गुरु बने वो गुरु नानक के शिष्य थे जो योग्य थे। रामदास भी शिष्य थे, लेकिन अर्जुन देव के काल आते आते, अर्जुन देव तक गुरु का जो परंपरा आते आते अर्जुन देव ने उस परंपरा को वंशानुगत कर दिया। इसके अलावा वह लोग से कर वसूलना चालू किया और सिख धर्म का जो गुरु का पद है उसको एक राजा की पद की तरह मतलब माना जाने लगा। ठीक है, और तो और अर्जुन देव जो थे वे खुसरो का मतलब मदद भी किए थे। तो खुसरो का जिस समय मतलब अकबर के समय खुसरो का मदद करने के बाद अर्जुन देव क्या नहीं, ये जहांगीर के समय खुसरो का मदद किए थे, इसी कारण से अर्जुन देव को फांसी। तो इसलिए राजनीति में आने वाले प्रथम गुरु भी अर्जुन देव ही थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया था? सहायक संधि किया था, समामेलन मतलब संधि, ठीक है, ये भी किया था, संधि करता था, युद्ध तो होता ही था, धोखाबाजी ये ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। ठीक है, हरगोबिंद ने अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर में, ये भी बिल्कुल सही है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु थे तेग बहादुर, का नाम त्यागमल था। उन्हें सच्चा पातशाह बोला जाता था। ठीक है, सिखों, ये भी आई क्वेश्चन है। सच्चा पातशाह सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को बोला जाता था।
मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही बात है। और अभी दिल्ली में वहाँ गुरुद्वारा भी है, तो ये सारा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद या सिरे न दाद, मतलब सर मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, ये बोले थे गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु ने बकला द बाबा, किस सिख गुरु को बकला द बाबा या बकला के बाबा कहा जाता था? तेग बहादुर को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना, बिल्कुल सही बात है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही पटना में हुआ था, पटना साहिब में। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, बिल्कुल सही है। 1699 में उन्होंने खालसा का आदेश या खालसा पंथ, ठीक है, याद रखिए खालसा पंथ अलग है और खालसा जो है मतलब पंथ जो है वो गुरु गोविंद सिंह स्थापना किए थे। और एक होता है खालसा, अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, पाहुल प्रथा का स्थापना, बिल्कुल सही बात है, पाहुल प्रथा का स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह किए थे, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। जफरनामा जो था वो फारसी अनुवाद, ठीक है, फारसी में लिखा गया था। तो 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? ठीक है, कौन था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के सेनापति। मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई, फर्रुखसियर के आदेश पर। फर्रुखसियर ने 749 सिख धार्मिक गुरुओं को पकड़ लिया और लगातार 100 गुरु करके धार्मिक गुरु जो थे 100 धार्मिक गुरु को फांसी देते चला गया। और जो अंतिम में कुछ सेनापति और ये बंदा बहादुर बचे, उसको टुकड़ा टुकड़ा करवा दिया था कौन? फर्रुखसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल, हाँ यही बोल रहे थे। एक होता है खालसा पंथ, ठीक है, ये थे गुरु गोविंद सिंह और एक है खालसा दल कपूर सिंह, ठीक है, कपूर सिंह खालसा दल का स्थापना किए हैं। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को काला करो। सबसे पहले लाहौर को जीते, यहाँ से ऐसे अगर हम लोग आते हैं यहाँ से, तो यहाँ से शुरू किए, लाहौर को जीते, ठीक है, लाहौर के बाद अमृतसर, माफ कीजिएगा ये क्या हो गया, हाँ लाहौर के बाद अमृतसर के बाद फिर कश्मीर, ये कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद कश्मीर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्रम है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा, ठीक है, सबसे पहले जो विजित हुए थे लाहौर, वहाँ महाराजा का उपाधि लिए थे शाह शुजा, ठीक है। शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। शाह शुजा अफगानिस्तान या सिंध का वो था, शासक था, ठीक है। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्त हुआ? ये भी लाहौर विजय, ठीक है। हुआ ये था कि जमजमा जो तोप था वो झेलम में गिर गया था, तो झेलम नदी से वो निकलवा के फिर जो वहाँ के राजा थे उसको रणजीत सिंह भिजवा दिए थे, लेकिन वहाँ का राजा खुश होकर फिर उनको तोप दे दिया था वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी है। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर दोनों, किस मिसल से? भंगी मिसल। देखिए रणजीत सिंह थे वो शुकर चकिया मिसल के थे, शुकर चकिया, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा ताकतवर था भंगी मिसल, ठीक है। अभी भी भंगी लोग होते हैं वहाँ पंजाब में। अमृतसर की संधि, सूची को सुमिलित करना है। 1809, बिल्कुल सही है। अमृतसर की संधि के कारण ही, इस संधि के कारण ही रणजीत सिंह जो थे
वे एक स्थायित्व सरकार का स्थापना या स्थायित्व शासन का स्थापना कर पाए। इसमें था क्या कि सतलज नदी के इस तरफ अंग्रेज शासन करेगा और सतलज नदी के उस तरफ रणजीत सिंह शासन करेंगे और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये संधि था 1809। 1809 के बाद ये चलते चलते 1846 तक ये संधि चला। ठीक है, तो जब तक रणजीत सिंह रहे और उनके बाद खड़क सिंह आए तो वो दोनों एकदम मतलब अंग्रेज को अपने तरफ आने नहीं दिए। ठीक है, रोपड़ की संधि 1831 ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो अमृतसर की संधि 1809 में तो लॉर्ड मिंटो, क्योंकि उसी का शासनकाल था। रोपड़ 31, विलियम बेंटिक 35 तक रहा था 28 से। ठीक है, तो इसका विलियम बेंटिक बिल्कुल सही बात है। और ऑकलैंड और शाह सुजा दोनों त्रिपक्षीय संधि। देखिए, त्रिपक्षीय संधि क्या है? त्रिपक्षीय संधि है अफगानिस्तान, अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, और अफगानिस्तान का राजा शाह सुजा था और रणजीत सिंह नहीं, रूस, अफगानिस्तान, अंग्रेज और रूस के बीच में ये त्रिपक्षीय संधि है। तो ऑकलैंड था, वो रशियन था, ब्रिटिश था, मतलब वो गवर्नर जनरल, और रशियन था। ये 3 लोग मिलकर एक संधि किए थे, उसी को त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। तो 1 2 3 हो जाएगा आंसर ये वाला। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी, अभी बताया सतलज नदी के इस तरफ। ठीक है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेष सैनिक प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि चारों 1 2 3 4। ठीक है, जो भी होगा 1 2 3 4। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना। देखिए, सिख धर्म की स्थापना धर्म गुरु नानक, और उस सिख धर्म को सिख राज्य में परिवर्तित करने का श्रेय जाता है रणजीत सिंह को। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक कौन थे? प्रथम आंग्ल 45-46 और द्वितीय दोनों में से दिलीप सिंह। इसको मतलब अंतिम में जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज सिख को अपने कब्जा में कर लिया और फिर दिलीप सिंह को निर्वासित करके लंदन भेज दिया गया, जहां 1893 ईस्वी में दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाहौर की संधि 1846। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था। भैरववाल की संधि 1846 उसी में हुआ था, प्रथम सिख युद्ध में। और पंजाब एवं अंग्रेजी राज्य का विलय, मतलब अंतिम में जब हुआ तो ये हो गया। तो मतलब 1 2 3 ये हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में हुआ? 1843 का बात कर रहा था। 1843 में एक चीज़ और हुआ था, इस समय दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन, ये समय था लॉर्ड एलनबरो का। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सिंध विजय का श्रेय, जैसे हम लोग पिछले सवाल में थे कि सिंध का विलय 1843 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल तो एलनबरो थे, लेकिन सिंध विजय का श्रेय नेपियर को जाता है। ठीक है, सिंध विजय करने में नेपियर उस समय सेनापति थे। ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य, हम बताए थे कि अगर इंडिया का मैप ऐसे बनाया जाए तो यहाँ से हैदराबाद पहले किया, उसके बाद मैसूर किया, फिर तंजावर किया, और यहाँ से फिर अवध किया, एक अवध है, और फिर उसके बाद पेशवा किया, फिर यहाँ पे जितना भी राजा महाराजा था सब किया। तो क्रम यही है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना। बिल्कुल सही, 2 3 4। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा है? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। जो चालू किया होगा वही कहा, ब्लेजली। ठीक है, सहायक संधि के संदर्भ में कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। सहायक संधि का अर्थ ही होता था,
सहायक संधि होता क्या था, पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो सहायक संधि का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश जो थे वे अपना सैनिक को स्थानीय राजाओं के सुरक्षा के लिए देते थे। ठीक है, कौन देते थे? ब्रिटिश अपने सैनिक को स्थानीय राजा का सुरक्षा के लिए, और उसके बदले में स्थानीय राजा क्या देता था? ब्रिटिशर्स को पैसा देता था। इसके अलावा सहायक संधि में एक चीज़ और था कि ब्रिटिश अपना एक वहाँ प्रतिनिधि को बैठाता था। ठीक है, रेजिडेंट जिसको कहते थे, और ये रेजिडेंट था वो राजा के दरबार में बैठा करता था। इससे ब्रिटिश को फ़ायदा ये हो जाता था कि जो कुछ भी उसके दरबार में घट रहा है, या राजा अगर कोई ब्रिटिश के खिलाफ कोई योजना बना रहा है, तो ब्रिटिशर्स को पता चल जाता था। तो एक तो उसके पास राजा के पास अपना सैनिक नहीं होता था, तो वैसे ही कमज़ोर हो गया, पैसा देना पड़ता था वो अलग। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का जो रेजिडेंट था ये एक स्पाई की तरह, जासूस की तरह काम करता था। तो सहायक संधि, इस यही कारण सहायक संधि सारे राजा महाराजा को क्या किया, मतलब कमज़ोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। ठीक है, भारत देखिए सहायक संधि, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि सहायक संधि बेलेजली शुरू नहीं किया है। ठीक है, बेलेजली सिर्फ और सिर्फ इसको प्रसिद्ध किया है सहायक संधि को। तो शुरू करने वाला श्रेय डुप्ले है। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप, बेलेजली। अगला क्वेश्चन है कि पिंडारियों का दमन कौन किया है? पिंडारियों का दमन कर दिया गया था 1827-28 तक पूरी तरह से। ठीक है, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग थे। उसके बाद नहीं 18 तक, 17-18 तक कर दिया गया था पिंडारियों का दमन, 1817 से 1818 तक। उसके बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। उस समय थे एम्सहर्ट। और ठगों का दमन पिछले वीडियो में हम बताए थे, विलियम बेंटिक। और मैकाले का शिक्षा नीति 1835। ठीक है, विलियम बेंटिक। तो 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त, मेटकॉफ। ठीक है, इसको समाचार का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है, मेटकॉफ। तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का 4 कौन है? ये 2 है। अच्छा, ठीक है, अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं हिंदू विद्रोह, ये हो गया 1856। 1856 में डलहौजी था, तो डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो 4 और 1 कौन है? 4 और 1 ये दोनों भी है। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया 1846, और इस समय थे 1846 लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, तो सी का हो गया 3, तो ये आंसर हो जाएगा। गोद प्रथा को प्रतिबंध लगाने वाला डलहौजी। ठीक है, इसको हड़प नीति भी कहते हैं। मतलब गोद प्रथा, अगर किसी के पास अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। तो उस स्थिति में जो भी सत्ता था या राज था वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाता था, उसी को हड़प नीति कहते थे, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डलहौजी के गोद प्रथा पर प्रतिबंध का शिकार होने वाला, मतलब हड़प नीति का शिकार होने वाला। तो पहला सतारा 1848, संबलपुर और जैतपुर दोनों 1849, बिल्कुल सही बात है। बगात भी 1849, उदयपुर 1850, झांसी 1854, नागपुर 1854। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सुगौली की संधि 1816, हालांकि 15 में हुआ था लेकिन 16 में उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये पहला का 1 हो जाएगा।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध अभी बताया 24 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध बिल्कुल बात 52 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध उसके बाद 85 से 86, ठीक है, डफरिन के समय में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बिल्कुल सही बात है, केवल 2 होगा। नेक्स्ट, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो कपास तो था ही, रेशम भी था, शोरा भी था जो बिहार से शोरा और अफीम प्राप्त होता था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तांबा सोना चांदी ये नहीं, चीनी भी नहीं, कपास तो था लेकिन तिलहन अफीम भी था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली, ठीक है। पोर्टोनोवा की संधि, हैदर अली। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले बार में आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स सत्ता का स्थापना हुआ तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संगठन और संस्था का स्थापना ब्रिटिशर्स के समय में हुए थे, और पत्र और पत्रिका के बारे में भी देखेंगे। पहले हम लोग संगठन देखेंगे और उसके संस्थापक के बारे में देखेंगे, ताकि धीरे धीरे करके सारा टॉपिक कवर होते चला जाए। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि बिहार पे एक टॉपिक, क्योंकि बीपीएससी 71 बीपीएससी भी एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होने वाला है, तो उसमें बिहार से संबंधित बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको करीब करीब 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और उसको आपको टैकल करना है। और ये 30 क्वेश्चन आपके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगर ये 30 में अगर आप 25 से 26, 25 से 30, 25 से 27, 28 भी बना दिए, या 20 से 25 भी बना दिए, तो आपको रिजल्ट को आपको ऊपर कर देगा, मतलब सारे लोगों से आपको ऊपर कर देगा। तो ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले बार बिहार से संबंधित भी कुछ टॉपिक कवर किया जाए, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कीजिए।